कर दी भैया, क्लास लाइव कर दी। चलो जी, बहुत बढ़िया, लाइव करने के लिए धन्यवाद। चलिए तो देख लेते हैं भैया हम लाइव में कैसे लग रहे हैं। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। ठीक है। हेलो भैया जी, नमस्कार आप सभी को, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है बच्चों, देखो आज रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम हो रहा था आपका, तो उसमें हमें जानकारी मिली, हमारी टीम को जानकारी मिली कि पुलिस एक्ट 1861 से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये हम सब लोग जानते हैं कि जैसा सिलेबस रेडियो ऑपरेटर का है, ठीक वैसा ही सिलेबस और सेम डिट्टो सिलेबस आपका यूपी पुलिस का भी है ना। तो जैसे अगर आप देखते हैं मेंटल एबिलिटी, जिसको मानसिक अभिरुचि कहते हैं, तो मानसिक अभिरुचि का जो सिलेबस रेडियो ऑपरेटर में है वही सिलेबस आपके यूपी पुलिस में है। अगर वहां पे 4 से 5 क्वेश्चन केवल एक ही टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि यूपी पुलिस में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। खासकर ये क्लास उन बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगी जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम, ठीक है, आज के बाद चाहे वो कल देंगे या कभी भी देंगे, तो जब भी उनका एग्जाम होगा तो उन लोगों के लिए भी क्लास बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगी। तो कुल मिलाकर ठीक है, हमारी टीम ने और मुझे ऐसा निर्देश दिया गया कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है, आप इस क्लास को लीजिए। तो मुझे जितना भी समय मिला, ठीक है, मैंने उस समय में अपना बेहतर देते हुए और अपनी पूरी कोशिश करते हुए इस क्लास को तैयार किया। बाकी का आप बताएंगे कि मेरा ये जो प्रयास है वो कैसा रहा, आप ही बता पाएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इस बात को। और दूसरा, मैं यूपी पुलिस के सभी साथियों से कहना चाहूंगा, क्योंकि देखो रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम तो चल ही रहे हैं, यूपी पुलिस वाले मैं सभी बच्चों से ये बोलना चाहूंगा कि बच्चों देखो, ठीक है, आपकी तैयारी में अब ये ठीक ठाक समय है, आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना, हतोत्साहित नहीं होना। और लगातार में एक कमेंट देखने को मुझे मिलता है कि सर मैं क्या करूं अब इस अंतिम समय में। तो जो आपके शब्द होते हैं ना अंतिम समय में, तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी है। खासकर मैं जीएस के बारे में बोल सकता हूं, क्योंकि मैं जीएस का ही टीचर हूं। जीएस के बारे में बोल सकता हूं कि अगर आपकी तैयारी अभी अभी है, नई नई है ना, और आपको जीएस के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का बहुत अच्छा खासा आपने ना तो अध्ययन किया ना ही आपको नॉलेज, तो ऐसी स्थिति में अगर आप जीएस में बेहतर मार्क्स ला सकते हो तो वो है करंट अफेयर करके, ठीक है ना। और 8 तारीख को सुबह 10 बजे से मेरी करंट अफेयर की पूरी 1 साल, ठीक है, पूरी 1 साल की करंट अफेयर की मेरी क्लास होगी आरडब्ल्यूए सिविल सर्विसेज चैनल पे, तो आप उससे जुड़ जाना है ना। करंट अफेयर आप बेहतर कर सकते हो। और अगर आप ठीक है पहले से तैयारी करते आ रहे हो ना, ठीक है ना, पहले से का मतलब है कि अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह पहले कभी पढ़ी हो, तो आपको तो पता ही है कि हमारे खाकी 2.0 बैच में कितना शानदार पढ़ाया गया है सभी टीचर्स के द्वारा, है ना, कितना जबरदस्त पढ़ाया गया है, ये आपको पता ही है। तो मैं ये जानकारी इसलिए देना चाहता था क्योंकि लगातार मैं आपके मैसेज देखता हूं, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, जो सभी के लिए नया होता है। चाहे वो पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहा सही कोई भी बच्चा, या पिछले 5 दिन से या 5 महीने से, करंट अफेयर एक ऐसा विषय है जो सबके लिए समान है, सबको उसमें समान एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसमें कोई मतलब नहीं होता कि आप कितने या पुराने हैं। दूसरा, मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा आप सभी को। देखो आप सब लोगों की एक बहुत बड़ी डिमांड रहती थी, क्योंकि आपकी डिमांड पे ही ठीक है हम ये बैच लेकर आए हैं, इंडिविजुअल बैचेस। आरडब्ल्यू के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों की बहुत भारी भरकम डिमांड पर, और ऐसा नहीं कि हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, भारी भरकम डिमांड एक्चुअली थी, ठीक है। आप टेलीग्राम पे अगर मैसेजेस देखेंगे लगातार, अगर आप कॉलिंग टीम पे मैसेजेस सुनेंगे, तो बहुत ठीक है बड़ी डिमांड थी, ठीक है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स की, कि सर ऐसा मैथ हमें पढ़ने को मिल जाए जो बिल्कुल जीरो से लेकर हो और उसमें हम शून्य से शिखर तक जाएं, जो हमें मैथमेटिक्स के शुरुआती जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे वर्णमाला होती है ना किसी भी भाषा को सीखने के लिए, तो वहां से शुरुआत करें। तो मैथमेटिक्स का दीपक सर का बैच है, आपको पता है एसएससी सीजीएल 2019 में सेलेक्टेड है, ठीक है, उसके बाद 2 बार सर सेलेक्टेड है, 2 से 3 बार एसएससी सीजीएल में, जहां तक मुझे नॉलेज है, तो बहुत बेहतर पढ़ाते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और बाकी का आपको पता है कि रीजनिंग के तो संदीप सर हैं, कितने बड़े महारथी हैं, ठीक है। तो वहां पर आप इंडिविजुअल बैचेस अवेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कभी
कि हमारे कोर्सेज वाले बैच में आपको दोबारा कभी रीजनिंग या मैथमेटिक्स भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये दो विषय आपके बहुत अच्छे से मजबूत हो चुके होंगे। ये जानकारी मुझे आपको देनी थी, मैंने आपको दे दी। चलिए आइए चलते हैं। तो मैं जैसे कि बोल रहा था कि बहुत कम समय, ठीक है, आज ही एग्जाम हुआ, तुरंत बच्चों का रिव्यू मिला कि साहब यहां से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, यूपी पुलिस एक्ट 1861 से, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो कराया जाए, तो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार और फर्स्ट क्लास होंगे, ठीक है। और हाँ, एक बात और मुझे पता चली कि बहुत ज्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं आ रहे। मतलब कहने का आशय यह है कि एक बार अगर हम क्विक रिवीजन कर लेंगे कि साहब यूपी पुलिस एक्ट 1861 में कितने अध्याय हैं, उन अध्यायों के अंतर्गत कौन कौन सी धारा आती है और किस धारा की विषय वस्तु क्या है, किस धारा की विषय वस्तु क्या है, बस इतना सा प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और बाकी अगर मैं डिटेल में पढ़ाने बैठूं है तो 47 धाराएं केवल यूपी पुलिस एक्ट 1861 में। तो बताइए आप, अगर एक एक धारा 5 मिनट का भी समय लेगी तो आप सोच के देखो कितनी लंबी क्लास हो गई आपकी ये, ठीक है। और जबकि 5 मिनट तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी का मैं ये गारंटी तो नहीं लेता कि आपको क्लास में याद हो जाएगा। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगा दूंगा बच्चों, क्योंकि बड़ी मैंने मेहनत की है, ठीक है। इस तरह के जो विषय मिलते हैं ना मुझे, देखो उस पर बड़ी रिसर्च की जरूरत होती है, और ये विषय इतने घातक होते हैं कि कई बार तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया सब कुछ पूछ लिया जाता है जो मैंने पढ़ाया, और कई बार, ठीक है, एक दो प्रश्न ऐसा भी होता है कि जो बाहर से पूछ लिया जाता है। तो कई बार मैं आप लोगों के, ठीक है ना, सुभाषीष का भी पात्र बनता हूं, तो कई बार, ठीक है। चलिए, तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर जब आप पढ़ेंगे इसे, ठीक है, तो मैं सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूं पुलिस एक्ट। ये पुलिस एक्ट कौन सा है सर? 1861 है, 1861 है ये पुलिस एक्ट, ठीक है जी, ध्यान रखना। तो भैया ये पुलिस एक्ट कौन सा है? ये पुलिस एक्ट 1861 है। और 1861 के इस पुलिस एक्ट में जो धारा 1 है, देखो यहां पर जो लिखा हुआ है, धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8, ठीक है। सीधे सीधे धारा और उन धाराओं की विषय वस्तु है, ठीक है जी। ये धारा है और धारा की विषय वस्तु है। अब जैसे धारा 1 है, धारा 1 में क्या है? निर्वचन खंड। निर्वचन का मतलब क्या होता है? निर्वचन का मतलब है कि कुछ टर्मिनोलॉजी होगी, कुछ शब्दावली होगी, उस शब्दावली को यहां पर परिभाषित किया गया है। धारा 1 में निर्वचन खंड में कुछ शब्दावलियों को, कुछ विशेष पदों को, उनके अधिकारों को, उनकी शक्तियों को परिभाषित किया गया है। जैसे मैं बात करूं धारा 1 के निर्वचन खंड में, तो जिला मजिस्ट्रेट को परिभाषित किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट क्या होगा, ठीक है। तो इसमें किसको परिभाषित किया गया है? सबसे पहले जिला मजिस्ट्रेट को। यह बात आपको ध्यान रखनी है, जिला मजिस्ट्रेट को परिभाषित किया गया है। आप कह सकते हैं एक तरह से कि जिला मजिस्ट्रेट की परिभाषा है धारा 1 में। क्या केवल सर जिला मजिस्ट्रेट की परिभाषा है धारा 1 में? नहीं, केवल जिला मजिस्ट्रेट की नहीं, बल्कि इसमें मजिस्ट्रेट शब्द को भी डिफाइन किया गया है कि आखिर मजिस्ट्रेट कौन होता है। बाकी का आपको नहीं जाना इतना डिटेल में, ठीक है। तो इसमें न केवल जिला मजिस्ट्रेट को, बल्कि इसमें यह भी परिभाषित किया गया है कि भैया जी मजिस्ट्रेट कौन होता है, ठीक है। केवल मजिस्ट्रेट को भी परिभाषित किया गया है। तो मैं कॉमा लगा के लिख देता हूं कि केवल मजिस्ट्रेट को भी इसमें परिभाषित किया गया है। भैया अभी अभी खाना खा के आया हूं, ठीक है। मम्मी ने घी में रोटी, ठीक है, रोटी में घी ज्यादा लगा दिया, इसलिए थोड़े से हाथ स्लिप हो रहे हैं पेन से, है ना। तो मात्रा थोड़ी इधर उधर चली जा रही है। उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इस बात को, ठीक है, समझ जाएंगे, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, तो जिला मजिस्ट्रेट को परिभाषित किया गया है। दूसरा भैया जी, मजिस्ट्रेट को परिभाषित किया गया है कि मजिस्ट्रेट का क्या अर्थ होता है। मजिस्ट्रेट को भी परिभाषित किया गया है, मजिस्ट्रेट को भी डिफाइन किया गया है किसमें? धारा 1 में। इतना ही नहीं, इसमें यह भी डिफाइन किया गया है कि पुलिस बल क्या होता है इनफैक्ट, ठीक है ना। तो पुलिस जो शब्द होता है ना, पुलिस, उस पुलिस शब्द को भी यहां पर परिभाषित किया गया है। ये बात ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर भैया जी किसको, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट के साथ साथ यहां पर पुलिस को भी परिभाषित किया गया है कि पुलिस क्या होती है। और साथ ही साथ साधारण जिला पुलिस, इसको भी परिभाषित किया गया है। किसको? साधारण जिला पुलिस को। तो मैं लिख देता हूं साधारण जिला पुलिस को भी परिभाषित किया गया है। साधारण जिला पुलिस को भी परिभाषित किया गया है। अच्छा, अब इसके बाद सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब जिला अधीक्षक को भी परिभाषित किया गया है। और ये सब अंग्रेजों के समय का है। 1861 आप देख ही रहे होगे, स्वाभाविक सी बात है, 1861 कैनिंग के समय का है ना।
तो जिला अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक आप जो भी बोले, ठीक है, यहाँ पर पुलिस का जिला अधीक्षक का मतलब जिला पुलिस अधीक्षक है। तो जिला पुलिस अधीक्षक को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि आखिर जिला पुलिस अधीक्षक क्या होता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर व्यक्ति शब्द को, यहाँ पर मंत्र शब्द को, यहाँ पर ढोर शब्द को, ठीक है, इन सब को परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। व्यक्ति, माँ, ढोर। ढोर का मतलब होता है कि जो बोझा ढोने वाले पशु होते हैं उनको ढोर कह देते हैं आमतौर पे, है ना। तो उस ढोर शब्द को भी यहाँ पर परिभाषित किया गया है कि आखिर ढोर में, ठीक है, कौन कौन शामिल है, ठीक है, इस बात को भी यहाँ पर बताया गया है। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि निर्वचन खंड, निर्वचन खंड का मतलब क्या होता है। निर्वचन खंड का सीधा सा मतलब है कि जो डिफाइन करता है वो ऐसा खंड है, ठीक है। तो जो धारा 1 है, धारा 1 कैसा खंड है, मेरे साथ साथ बोलेंगे आप, बताइए भैया जी, धारा 1 कैसा खंड है। तो धारा 1 में भैया जी, ठीक है, डिफाइन किया गया है। तो बेसिकली ये एक तरह का डेफिनेशन देने वाला खंड है, मतलब ये निर्वचन खंड है, ठीक है, निर्वचन खंड है। तो सर ये किस किस को डिफाइन कर रहा है, ये जिला मजिस्ट्रेट को डिफाइन कर रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट कौन होता है, कैसा होता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट को डिफाइन कर रहा है। साथ ही साथ ये पुलिस को भी डिफाइन कर रहा है। इसके अलावा ये साधारण जिला पुलिस को भी डिफाइन कर रहा है, ये जिला पुलिस अधीक्षक को भी डिफाइन कर रहा है। किसको भैया जी, जिला पुलिस अधीक्षक को भी डिफाइन कर रहा है। इसके अलावा ये जो धारा 1 है, मैं यहीं पर लिख देता हूं विदाउट एक्स्ट्रा पेज लेते हुए, धारा 1 में पुलिस हायरार्की भी दी गई है। धारा 1 में क्या है, पुलिस हायरार्की को भी दिया गया। अब पुलिस हायरार्की का मतलब क्या होता है, पुलिस हायरार्की का मतलब होता है कि साहब सबसे ऊपर का अधिकारी, ठीक है ना, और सबसे ऊपर के अधिकारी से लेकर, ठीक है ना, इस पुलिस बल में सबसे, ठीक है, निम्न दर्जे का अधिकारी, सिंपल सी बात है। तो निम्न दर्जे का कर्मचारी, अधिकारी, तो एक निम्न से लेकर और उच्च अधिकारी तक की जो पूरी श्रृंखला है, ठीक है, उसको हम पुलिस हायरार्की कहेंगे। पुलिस हायरार्की को भी धारा 1 में बोला गया है। अब इस पुलिस हायरार्की में सबसे टॉप पर कौन है, ये प्रश्न तो आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि भाई पुलिस हायरार्की में सबसे टॉप पर कौन होता है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। मैं साइड में होकर लिखूंगा आराम से, ठीक है। तो पुलिस हायरार्की में सबसे टॉप पर कौन होता है, महानिदेशक। कौन होता है, महानिदेशक, महानिदेशक, ठीक है। हिंदी में बहुत अच्छे से आप याद कर लो, महानिदेशक इस हायरार्की में, ठीक है, सबसे टॉप पर है। तो सबसे शीर्षस्थ पुलिस अधिकारी, ठीक है ना, सबसे शीर्षस्थ पुलिस अधिकारी एक राज्य का कौन होगा, महानिदेशक। अब ये बात ध्यान रखना है कि पुलिस राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी महानिदेशक होगा। महानिदेशक के बाद दूसरा महानिरीक्षक होगा। दूसरा अधिकारी भैया जी क्या होगा, महानिरीक्षक होगा। देख लीजिए आराम से, क्या होगा, महानिरीक्षक। और महानिरीक्षक के बाद जो दूसरा अधिकारी होगा उप महानिरीक्षक होगा। कौन होगा भैया जी, उप महानिरीक्षक होगा। उप महानिरीक्षक होगा। कौन होगा, उप महानिरीक्षक होगा। इसके बाद जिला पुलिस निरीक्षक होगा, सॉरी, जिला पुलिस अधीक्षक होगा। जिला पुलिस अधीक्षक होगा, जिला पुलिस अधीक्षक, जिसको हम एसपी कहते हैं, अधीक्षक होगा, अधीक्षक होगा, जिला पुलिस अधीक्षक। इसके बाद का अधिकारी, और जिला पुलिस अधीक्षक के बाद उप पुलिस अधीक्षक आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं भैया जी, उप पुलिस अधीक्षक आते हैं, उप पुलिस अधीक्षक, डिप्टी एसपी जिनको कहते हैं, ठीक है, डीएसपी भी बोल देते हैं, डीएसपी, ठीक है। तो डीएसपी या डिप्टी पुलिस, ठीक है ना, अधीक्षक। तो जिला पुलिस अधीक्षक के बाद उप पुलिस अधीक्षक, और उप पुलिस अधीक्षक के बाद आएंगे साहब आपके, ठीक है, इंस्पेक्टर, जिनको हम कहेंगे निरीक्षक। अब इन निरीक्षक में रिजर्व निरीक्षक भी आते हैं जो आपकी ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं ना। तो इसमें आपके निरीक्षक भी आएंगे जिसको इंस्पेक्टर कहेंगे, निरीक्षक। और इस निरीक्षक के दर्जे के समान ही होता है आपके रिजर्व निरीक्षक। मुझे पता है कि मैं आगे आ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं थोड़ा सा इस तरफ हो जाऊंगा। ये हायरार्की मैं आपको बता रहा हूं, तो प्लीज आप यहां पर देखेंगे, ठीक है। निरीक्षक, अब निरीक्षक के बाद कौन आएगा, उप निरीक्षक, जिसके आपके एग्जाम भी होते हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे उप निरीक्षक निकले हैं दुनिया भर के उप निरीक्षक हमारे यहाँ से निकले भाई, ठीक है। तो उप निरीक्षक मतलब एसआई, सब इंस्पेक्टर हो गए। अब एसआई के बाद तो आपको पता ही हेड कांस्टेबल, और उसके बाद कांस्टेबल, ठीक है। तो दो नीचे के तो आप जानते हो, तो दो नीचे के आप जानते हो, तो आप लिख लोगे कि भैया जी हेड कांस्टेबल एचसी, और फिर सबसे नीचे कांस्टेबल। तो आप, ठीक है, कांस्टेबल, कांस्टेबल से प्रमोट होकर
हेड कांस्टेबल और उसके बाद आप उप निरीक्षक तक जा सकते हो। और बहुत अच्छा अगर आपका व्यवहार रहा, बहुत बेहतरीन आपने अगर सेवाएं दी, ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से अगर आपने सर्व किया है, तो आप निरीक्षक के पद पर भी, ठीक है, पहुंच सकते हो वाया प्रमोशन। तो ये क्या है सर? ये हायरार्की है। ध्यान रखना, ये क्या है? ये हायरार्की है। और इस हायरार्की में मैंने आपको बताया कि पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। अब चूंकि पुलिस किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है, ठीक है, ये बात भी देख लेना। तो एक राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर, उठाकर देख लेना। महानिदेशक होते हैं, फिर महानिरीक्षक होते हैं, उप महानिरीक्षक होते हैं, जिला पुलिस अधीक्षक होते हैं, उप पुलिस अधीक्षक होते हैं, निरीक्षक होते हैं, उप निरीक्षक होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, और कौन होते हैं? कांस्टेबल होते हैं। ठीक है जी। तो धारा 1 में निर्वचन है। धारा 1 में क्या है? निर्वचन। निर्वचन का मतलब है कि सब जितनी भी टर्मिनोलॉजी है इनको डिफाइन किया गया है। अब धारा 2 जो है, धारा 2 में है, ठीक है, पुलिस बल का गठन कैसे किया जाएगा, ठीक है, तो इसके बारे में सारी सेवा शर्तें दी गई हैं कि आगे। अब यहां पर बल का मतलब क्या है? यहां पर बल का मतलब किसी और चीज से नहीं है, ये बात समझ लेना। यहां पर जो बल है ना, बल का आशय है पुलिस बल। तो यहां पर बल का आशय किससे है? बल का आशय पुलिस बल से है। किससे है? पुलिस बल। तो पुलिस बल का गठन कैसे किया जाएगा? तो भैया जी कैसे गठन किया जाएगा? तो विभिन्न विभिन्न पदों के लिए आपके एग्जाम्स होंगे, भर्तियां निकलेंगी, भर्ती बोर्ड होगा, ठीक है, वो परीक्षा आयोजित कराएगा। परीक्षाओं में जिन उम्मीदवारों का चयन हो जाएगा, ठीक है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद फिर उनको थाने या फिर, ठीक है, जो भी चीजें हैं अलॉट होंगी। तो कुल मिलाकर पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसीजर धारा 2 में पुलिस बल का गठन, ठीक है। तो यहाँ पे बल का आशय क्या है? यहाँ पर बल का मतलब क्या है? पुलिस बल का है। अब यहाँ पर अगर सबको समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग थम्स अप करेंगे कि हाँ सर ये बात मेरी समझ में आ रही है। चलिए देखो, मैंने यहां पर इसलिए लिख दिया, ये मैं आपको बताऊं, मैं नए पेज पर भी लिख सकता था, मैंने यहां पर इसलिए लिख दिया ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर जाए। और इतनी बुरी राइटिंग नहीं है, सब कुछ समझ में तो आ रहा है। ठीक है, एक बार प्लीज आप लोग थम्स अप कर दो कि हाँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, यहां तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, हमें 47 धारा पढ़नी है बड़े आराम से, और हम पढ़ लेंगे उसको 1-1.5 घंटे में बिना किसी जल्दबाजी के। एक बार सभी साथी इसमें थम्स अप जरूर कर दो, क्योंकि ये 4-5 नंबर की बात है भैया, और यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना जी। तो क्लियर है ये बात बहुत अच्छे से, यहां तक कोई इशू नहीं। धारा 2 में क्या है? बल का गठन। धारा 2 में बल का गठन। अब यहां पर धारा 2 का भी है, ठीक है, धारा 2 का। अब धारा 2 का को मैं यहां पर लिख देता हूं, नहीं तो आप कहोगे कि सर जगह नहीं बची। धारा 2 का, धारा 2 का में ये है कि जो बेसिकली सिविल एविएशन होगा, नागरिक उड्डयन, तो नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल ही होगा। नागरिक उड्डयन, नागरिक उड्डयन जिसको कहेंगे सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा। कार्मिक पुलिस बल होगा, पुलिस बल होगा, कार्मिक पुलिस बल होगा। ठीक है, ये धारा 2 का है। बस आप इसकी हेडिंग एक बार देख लेना कि धारा 2 का में बोला गया है कि नागरिक उड्डयन क्या होगा? नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा। इसके अलावा और आपको किसी में भी नहीं फंसना, बिल्कुल भी। अब धारा 3 पर आ जाते हैं। धारा 3 में क्या है? राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना। ठीक है भैया जी, राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना। अब राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होने का आशय क्या है? तो राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होने का आशय यह होता है कि मैंने आपको बताया कि पुलिस भाई राज्य सूची का विषय तो है, हम सब लोग जानते हैं कि पुलिस राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अब राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना कहने का आशय यह है कि पुलिस राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो पुलिस का पक्ष रखने के लिए, पुलिस का पक्ष रखने के लिए राज्य सरकार में एक ऐसा पद सृजित किया जाएगा जो पुलिस का पक्ष रख सके। ठीक है, पुलिस के अधिकारों की बात कर सके, और साथ ही साथ, ठीक है, पुलिस बल को जो भी दिक्कतें आती हैं उससे सरकारों को अवगत करा सके। तो इसमें यह बोला गया कि राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना, है ना जी। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे पुलिस महानिरीक्षक आदि। ठीक है, तो इसमें भैया जी क्या, पुलिस महानिरीक्षक, इनके बारे में चर्चा की गई है। और महानिरीक्षक की शक्तियां, महानिरीक्षक की क्या क्या शक्तियां हैं और वह इन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करेगा। तो महानिरीक्षक की शक्तियां, और साथ ही साथ महानिरीक्षक इन शक्तियों का प्रयोग, यहां पे डैश लगा हुआ है,
महानिरीक्षक इन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करेगा। अभी तक मैंने क्या बताया, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं। मैंने बताया धारा एक में निर्वचन खंड है, मतलब ये पूरी की पूरी जो धारा है ये कुछ शब्दावलियों को परिभाषित करती है। कौन कौन सी शब्दावलियों को परिभाषित करती है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि धारा एक निर्वचन खंड में निम्न में से किस एक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, तो मैंने बोला जिला मजिस्ट्रेट शब्द को परिभाषित किया गया है, मजिस्ट्रेट शब्द को परिभाषित किया गया है, केवल अकेला मजिस्ट्रेट को भी परिभाषित किया गया है, पुलिस को भी परिभाषित किया गया है, साधारण जिला पुलिस को भी परिभाषित किया गया है, जिला अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक को भी परिभाषित किया गया है, सवार को परिभाषित किया गया है, माह को परिभाषित किया गया है और ढोर को परिभाषित किया गया है। ठीक है, मैं लिख देता हूं सवार को, सवार, क्योंकि देखो सवार का मतलब क्या है। ठीक है, आपने सुना होगा कि मुगलों के समय में एक उपाधि दी जाती थी कि 400 जात का मनसब, 500 जात का मनसब। ठीक है, एक मनसबदारी दी जाती थी, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। साथ ही साथ अंग्रेजों ने भी ठीक है उस मनसबदारी व्यवस्था की थोड़ी बहुत चीजों को स्वीकार किया। जैसे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ठीक है जो अपनी पुलिस फोर्सेस बनाई, उस पुलिस फोर्स में उन्होंने अपने कुछ पैदल सैनिक रखे, कुछ सवार सैनिक भी रखे थे। तो उनके पास सवार सैनिक भी होते थे। सवार सैनिक बेसिकली घोड़े पे चलते थे। आप अगर 1857 की पृष्ठभूमि पर बनी हुई कोई फिल्म देखेंगे, जैसे लाइक मंगल पांडे वगैरह आप देखेंगे, या रानी लक्ष्मीबाई जो मणिकर्णिका मूवी आई थी कंगना रनौत की, वहां में आप देखेंगे तो उसमें जो अंग्रेज पुलिस वाले हैं कुछ ऐसे होते हैं जो पैदल सैनिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सवार सैनिक होते हैं जो घोड़े पे सवार होते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, तो वही सवार उसको परिभाषित किया गया है, महा शब्द को परिभाषित किया गया है और यहां पर साथ ही साथ ढोर शब्द को परिभाषित किया गया। ढोर का मतलब क्या है, ठीक है पशु। पशु, अब आप कहेंगे सर पशु को क्यों परिभाषित किया गया इसमें, क्योंकि देखो जब पुलिस ठीक है मान के चलिए शांति इत्यादि व्यवस्था स्थापित करने के लिए गश्त पे जाती थी, तो अब पुलिस गश्त पे जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है पुलिस सवार सैनिकों के साथ गश्त पर जाएगी। ठीक है, जो घोड़ी वगैरह पर बैठे होंगे, गश्त लगा रहे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे होंगे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे भी पशु होंगे, कुछ ऐसे भी माल ढोने वाले पशु होंगे जो उनकी खाद्य और रसद सामग्री को उनके साथ साथ लेकर चलेंगे, है ना। खासकर ये जो बाउंड्री वाले स्टेट थे ना, तो बाउंड्री वाले स्टेट में ढोरों की बहुत आवश्यकता पड़ती थी। जैसे भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर, उत्तर पश्चिम सीमा भारत की हमेशा से बहुत ही ज्यादा अशांति पूर्वक रही है और बहुत ही ज्यादा असुरक्षित रही है। तो वहां पर जब गश्त इत्यादि लगाते थे तो इस तरह के ढोर भी उनके साथ चलते थे। ढोर का मतलब है मालवाहक पशु, जिसमें खच्चर इत्यादि ये सब आ गए, तो जिसमें रसद और खाद्य सामग्री इत्यादि होगी जो सैनिकों को उपलब्ध करवाई जाएगी जब वो थक जाएंगे, उन्हें भूख लगेगी। इस तरह से आप समझ गए होंगे ना, इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन की शायद कोई जरूरत है नहीं। बल का गठन मैंने बोला, अब यहां पर बल का मतलब क्या है तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, यहां पर बल का मतलब है पुलिस बल का गठन। किसका भैया जी, पुलिस बल का गठन। अब इसके बाद राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना, मतलब ठीक है ना, पुलिस का पक्ष रखने के लिए और साथ ही साथ जो पुलिस की समस्याएं हैं वो सरकारों को बताने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें, पुलिस के क्या क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों की बहाली के लिए, तो कुल मिलाकर राज्य सरकार में ठीक है एक अधीक्षण निहित होगा जो उनकी वकालत करेगा। इतनी सी बात है। अब इसमें पुलिस महानिरीक्षक आदि है, महानिरीक्षक की शक्तियां और उन शक्तियों का प्रयोग वो कैसे करेगा, ये धारा 5 में है। धारा 6 को ठीक है हटा दिया गया है। निश्चित का मतलब होता है हटा देना, हटा देना। अब धारा 7 आती है। धारा 7 में है अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति इत्यादि। अब देखो दो चीजें होती हैं, अवर और प्रवर। अवर और प्रवर, ठीक है। अवर का मतलब होता है उच्च अधिकारी। तो जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति का मतलब क्या होता है, रिमूवल। भैया जी पदच्युति का मतलब क्या होता है, रिमूवल, ये ध्यान रखना। तो पदच्युति का मतलब क्या है, पदच्युति का मतलब है कि उनको उनके पद से हटाना, और नियुक्ति का मतलब क्या होता है, अपॉइंटमेंट। नियुक्ति का मतलब क्या होता है, अपॉइंटेड। ठीक है, ध्यान रखना। तो नियुक्ति का मतलब है कि अपॉइंटेड, और पदमुक्ति का मतलब क्या है, उनको उनके पद से हटाना। इस पदमुक्ति को हम लोग पदच्युति भी कहते हैं, ठीक है ना, पदच्युति भी कहते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे पॉलिटी में, ये सब है। पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र, पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र दिया जाता है। किस बात के लिए प्रमाण पत्र दिया जाता है, सबसे पहला प्रमाण पत्र दिया जाता है कि उन्होंने संबंधित पुलिस के उस एग्जाम को पास कर लिया जिसके तहत वो पुलिस सेवा में आ गए हैं। सबसे पहले प्रमाण पत्र यहां से दिया जाएगा कि हाँ भाई आपने
पुलिस सेवा को ज्वाइन कर लिया है। कैसे ज्वाइन कर लिया है? तो आपको ठीक है ना, जो एग्जाम कराया गया था जिससे कि आप पुलिस सेवा में आ सकें, तो साहब आपने वो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। तो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अब आपका पुलिस सेवा में स्वागत है, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिर ठीक है, ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने किस स्तर में, ठीक है ना, और किस रैंक में आपने अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया है। ये उस समय की सारी बातें बता रहा हूं मैं, क्योंकि बाकायदा मैंने तो इसे डिटेल में पढ़ लिया तुम्हें एक एक पॉइंट समझाने के लिए, है ना। आप सोच के देखो इस बात को। तो इसमें बाकायदा लिखा गया है कि जैसे कोई भी जो व्यक्ति पुलिस बल में चयनित होता था, ठीक है ना, जिसका सिलेक्शन होता था, तो ट्रेनिंग होती थी। अब ट्रेनिंग में जो है ना बहुत सारी चीजें होती है। ट्रेनिंग में शूटिंग भी होती है, पहले ट्रेनिंग में ठीक है वो भी होती थी, घुड़दौड़ भी होती थी, ठीक है, हॉर्स राइडिंग जिसको कहते हैं, तो हॉर्स राइडिंग भी होती थी भैया जी, ठीक है, शूटिंग भी होती थी। शूटिंग तो अब भी होती है, ठीक है। इसके अलावा पीठ पे बोझा रखवा कर ये सारी चीजें, कदम ताल वगैरह, वो सारी चीजें। तो ओवरऑल ठीक है ना, वो आपकी जो पूरी फिजिकल प्रैक्टिसेस थी वो कैसी रही, ट्रेनिंग के दौरान आपका मेंटल स्टेट कितना ताकतवर, कितना मजबूत रहा, ट्रेनिंग के दौरान आपका अपने सहभागियों से, साथियों से कैसा व्यवहार रहा, ओवरऑल उसको मिलाकर आपको ठीक है ना एक प्रमाण पत्र दिया जाता था, जिसमें आपके ठीक है ट्रेनिंग के बारे में लिखा जाता था कि आपने ठीक है किस कैटेगरी में ट्रेनिंग को उत्तीर्ण किया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, वो प्रमाण पत्र दिया जाता है। फिर उसके बाद जब आप वास्तविक रूप से सेवा को ज्वाइन करते हैं, मतलब जब आपको आपके कर्तव्य दिए जाते हैं, कहीं पर भी थाने में दिए जाते हैं, ट्रैफिक ठीक है हवलदार के रूप में दिए जाते हैं, जहां पे भी दिए जाते हैं, तो वहां पर सर्विसेज के दौरान ठीक है आपने किस तरह का परफॉर्म किया है, तो वो ठीक है बहुत सारे प्रमाण पत्र मिलते हैं, ये सारी चीजें। आइए नेक्स्ट, फिर धारा 9 है। धारा 9 में पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 माह की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे। ध्यान रखना, कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी पुलिस अधिकारी को पद त्याग करना है तो पूर्व सूचना देनी होगी। कितनी भैया जी? 2 माह की। इसी माह शब्द को परिभाषित किया गया है, इस वजह से माह शब्द को परिभाषित किया गया है कि अगर किसी भी पुलिस अधिकारी को पद त्याग करना है, किसी भी पुलिस अधिकारी को अगर पद त्याग करना है, पद से त्याग पत्र देना है, तो वह ऐसा तभी कर सकेंगे जब वह 2 माह की पूर्व सूचना देंगे, है ना भैया जी। 2 माह की पूर्व सूचना, 2 माह की पूर्व सूचना देने के आधार पर ही वह पद त्याग सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर मैं ठीक है ना, वैसे हालांकि ऐसा अब कभी होगा नहीं, इस बात को मैं बोल रहा हूं ठीक है, जैसे सपोज एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान के चलिए कि मैं ठीक है इस टीचर के पद को त्यागना चाह रहा हूं, ठीक है, इस पद को त्यागना चाह रहा हूं, तो मुझे अपने संस्थान को 2 माह पहले ही सूचित करना पड़ेगा, जिससे कि 2 माह के समय रहते वो मेरे जगह पर ठीक है मेरे जैसे और इसी सब्जेक्ट के एक टीचर को ला सके। बात समझ में आ रही? जिससे 2 महीने पहले वो अपनी ठीक ठाक अच्छी सी व्यवस्था कर सके, दुनिया भर के टीचरों के इंटरव्यू ले सके, जिससे कि मेरे जाने पर ठीक है संस्था पर ठीक है एक रिक्त बोझ ना पड़े कि बेसिकली अब भरपाई कौन करेगा, तो ऐसा ना हो। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही ठीक है पुलिस अधिकारियों को जब कभी भी अपना पद त्यागना हो तो उन्हें पहले 2 माह की सूचना देनी होगी। जैसे आज उन्होंने सूचना दे दी कि साहब मैं पद त्यागूंगा, तो इसका मतलब है कि आज सूचना देने के 2 महीने बाद ही वो अपना पद त्याग सकते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगला, ठीक है ना, नेक्स्ट अगला धारा 11 को हटा दिया गया। धारा 11 निश्चित है, धारा 11 अब नहीं मिलती। धारा 12 है महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया जी पुलिस बल के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? महानिरीक्षक को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? महानिरीक्षक को प्राप्त है ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूं आपसे और एक बार ठीक है ना बहुत अच्छे से बोल रहा हूं कि इसमें बोला क्या गया कि महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति। तो पुलिस बल के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? महानिरीक्षक को। अब आप देखेंगे कि महानिरीक्षक का भैया जी पद कौन सा है, ठीक है ना, हायरार्की में, तो वो दूसरे नंबर का अधिकारी है भैया इस हायरार्की में। कितने नंबर का? दूसरे नंबर का अधिकारी है महानिरीक्षक। एक बार मैं और साफ साफ लिख दूंगा, अगर आप, वैसे मुझे लगता है कि साफ है और यहां पर मैंने इसलिए लिखा ये कि यहीं पर आपका एक कवर हो जाए। तो देखो सबसे पहले महानिदेशक है, महानिदेशक के बाद महानिरीक्षक है, महानिरीक्षक के बाद उप महानिरीक्षक है, इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक है, फिर उप पुलिस अधीक्षक है, फिर निरीक्षक है, फिर उप निरीक्षक है, फिर कांस्टेबल हेड कांस्टेबल है, और उसके बाद आपके कांस्टेबल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब धारा 13 पर आते हैं। धारा 13 पर है व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। क्या भैया जी?
व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। अब इसका मतलब क्या होता है अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, ठीक है, किस पर? व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित। आप में से कोई बताएगा कि इसका क्या मतलब होता है या क्या मतलब हो सकता है? आप भी थोड़े बहुत पढ़े होंगे, तो क्या हो सकता है बेटा इसका मतलब कि व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी जो व्यक्तिगत, दस रह गया, ठीक है। हाँ, धारा 10 क्या है? धारा 10 है धारा 10 है। अच्छा, तभी बोल रहा था एक बच्चा कि मास्टर पागल है, कमेंट नहीं पढ़ रहा चलो, धारा 10 क्या है कि पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। ये तो भाई सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता ही चल गया धारा 10 में कि भाई एक पुलिस अधिकारी, ठीक है, अन्य किसी दूसरे पद को धारण नहीं कर सकते, तो इसलिए अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, ठीक है। पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। तो साहब जो पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में, जैसे मान के चलिए कि मैंने सपोज दैट मैंने पीएससी का एग्जाम पास किया और पीएससी एग्जाम पास करने के लिए मैं पीपीएस बन गया। उसके बाद पीपीएस का मतलब है प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज में बन गया। जैसे यूपीएससी का एग्जाम पास करने के बाद आईपीएस बन जाते हैं ना, ऐसे ही ठीक है पीएससी का एग्जाम पास करने के बाद पीपीएस बनते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में जाते हैं। तो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में आने के बाद फिर मैं, ठीक है ना, इस प्रोफेशन को, ठीक है, जैसे मैं दिल से इतना प्यार करता हूं और मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है प्रोफेशन, नहीं मैं इसे अपना पैशन मानता हूं, पढ़ाई लिखाई, अध्ययन अध्यापन। मैं नहीं कर सकता, मैं लाख चाहे बोलूं, ठीक है ना, अपने क्लैरिफिकेशन में, स्पष्टीकरण में कि मैं ये निःशुल्क कर रहा हूं, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मेरे दिल को भाता है, मैं नहीं कर सकता। मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझ पर खुद लॉ एंड ऑर्डर और साथ ही साथ, ठीक है, समाज के इतने सारे जिम्मेदारियां होंगी कि मैं उन जिम्मेदारियों को ही निभा पाने में, ठीक है, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रहूंगा या पूरी तरह से समर्थ नहीं रहूंगा। तो फिर मैंने ये और अतिरिक्त नियोजन क्यों स्वीकार कर लिया, मतलब ये और अतिरिक्त एम्प्लॉयमेंट मैंने क्यों ले लिया, ठीक है, जब मैं पूरी तरह से कैपेबल नहीं हूं कि जो वर्तमान में प्रसंग चल रहे हैं कानून एवं शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, मैं उनमें पूरी तरह से जब समर्थ या संतुष्ट नहीं हूं, तो फिर मेरी क्या हिम्मत कि मैं और एम्प्लॉयमेंट को धारण करूं, ठीक है। कहने का आशय यह है, तो मान के चलिए कि मैं सीओ बन गया, डिप्टी एसपी जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ सीओ बोलते हैं यूपी में, मैं बन भी गया सपोज दैट, तो भैया मैं चाह कर भी पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैं चाह कर भी, क्यों? क्योंकि वहां पर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, इतनी ज्यादा है कि मुझे समय कैसे मिल गया, मैंने सोच कैसे लिया कि मैं अतिरिक्त नियोजन करूं। तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है धारा 10 में, महत्वपूर्ण धारा हो सकती है कि पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। है ना जी, ये बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं। अब इसके बाद बोला गया है, हमें ये पूछ रहा था व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, इसका मतलब क्या है? क्वालिटी बढ़ा दो यार। अब आप पहले बोलते तो मैं क्वालिटी बढ़वा देता, अब कोई हैवी नहीं टेक्निकल, ठीक है संदीप, चलो आगे से क्वालिटी बढ़ा देंगे, हमारा कैमरा बहुत अच्छा है, बहुत महंगा है, ठीक है, आगे से क्वालिटी बढ़ा देंगे। हाँ, रील भी बनाते हैं, रील तो बना रहे हैं, इसमें कोई दौरा नहीं। आजकल तो एक ट्रेंड चल गया है कि जैसे ही आप पुलिस ज्वाइन किए, तो पुलिस ज्वाइन करने के बाद आपको इंस्टाग्राम पे तड़कती फड़कती रील बनानी है, ठीक है। जब तक आपको ऐसी रील ना बनाए आप, ठीक है, कि आप 4 साल पहले क्या थे और 4 साल बाद आप वर्दी पहन के कैसे लग रहे हो, तब तक मजा ही नहीं आता। और वो तुम भी बनाओगे, ऐसी बात नहीं है कि तुम नहीं बनाओगे। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी, ठीक है ना, कोई भी पुलिस अधिकारी जो, ठीक है ना, सरकारी खर्च के अलावा, ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे आपको कहीं, ठीक है, रेड डालने जाना है, ठीक है, या आपको कहीं पे गश्त पे जाना है, या फिर आपको शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए, ठीक है, आकस्मिक जाना पड़ता है, तो वहां पे कई बार क्या करते हैं आप, कई बार जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो अपने व्यक्तिगत खर्च पर, ठीक है, उन कार्यों को संपादित करते हैं। तो यही बोला गया है कि व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, तो पुलिस अधिकारी अतिरिक्त नहीं है, ठीक है, वो जो, ठीक है, व्यक्तिगत खर्च हो रहा है, ठीक है ना, वो जो, ठीक है, आपकी जेब से पैसा जा रहा है, व्यक्तिगत खर्च हो रहा है, वो बेसिकली अतिरिक्त है। बात समझ में आ रही है? तो इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है क्योंकि ये ओरिजिनली इंग्लिश में है। जब हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया
तो कुछ ऐसी ऐसी अनुवाद हो रहे हैं कि जो बड़े टिपिकल हो रहे हैं समझने, है ना। तो इसमें यह है कि बेसिकली व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त, ठीक है, तो पुलिस अधिकारी, यहां पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारी नहीं है, पुलिस अधिकारी, ठीक है, जिनका अतिरिक्त नियोजन हुआ है उनके अपने व्यक्तिगत खर्च पर। तो पुलिस अधिकारी जिनका अतिरिक्त, ठीक ना, एक्स्ट्रा नियोजन हुआ है, खर्चा हुआ है, किस पर बेटा, उनके व्यक्तिगत खर्च पर। तो उसके संबंध में यहां पर चीजें बताई गई हैं। रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति, तो सीधा सीधा बोला गया है यहां पर कि भैया जी, ठीक है ना, रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति। ऐसा क्यों बोला गया? देखो, ठीक है ना, आप 1857 के रिवोल्ट को देखो। 1857 के रिवोल्ट को आप देखोगे तो आपको पता है कि भारत में पहली रेल लाइन जो बिछी थी, आपको पता है, जो भारत में पहली रेल लाइन बिछी थी वो 1849 में बिछी थी, कलकत्ता से रानीगंज। और जो पहली रेल चली थी वो मुंबई से थाड़ी चली थी, लगभग 34 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब कहने का आशय है कि 1853, 54, 55, 56, ठीक है, बड़े आराम से, ठीक है ना, इस समय ठीक ठाक रेल चलने लगी थी। 1857 में, ठीक है ना, एक छोटा मोटा रेलवे नेटवर्क स्थापित हो चुका था और 1857 के रिवोल्ट में, ठीक है, उसको थोड़ी बहुत क्षति भी पहुंची जो रेल नेटवर्क था। लेकिन ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों ने रेलवे का बहुत अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार किया। रेलवे को अंग्रेजों ने दूरस्थ गांव तक जो है ना कनेक्ट किया, और वो क्या बोलते थे कि हम भारत का विकास कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए। मतलब बेसिकली हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ठीक है, शहरों से गांवों को जोड़कर, दूरस्थ गांवों को जोड़कर हम भारत का विकास कर रहे हैं। उदारवादी भी अंग्रेजों की प्रशंसा करते थे कि बताइए, ठीक है, अंग्रेज कितने अच्छे हैं कि वो भारत में आधुनिकता लेकर आए हैं। कैसे आधुनिकता लेकर आए हैं? कि वो भारत में रेलवे का विकास कर रहे हैं। वहीं, ठीक है, इस पर तिलक साहब व्यंग करते थे। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि रेलवे पर खुश होना, ठीक, कुछ लोग जो उदारवादी है ना, कांग्रेसी, जो रेलवे पे खुश हो रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि भारत में रेलवे आने का मतलब आधुनिकता आना है, तो वो गलतफहमी है। रेलवे पर खुश होना ठीक वैसा ही है जैसे कि दूसरे की बीवी पे खर्च करना। ये तिलक साहब का खुद का स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो मतलब रेलवे दूसरे का है और दूसरे की बीवी पे खर्च करके या उसे गहनों से सुसज्जित देखकर अगर आप खुश हो रहे हो कि देखो फलाने की बीवी कितने गहने पहने हुए है, तो ठीक वैसे ही तुम हो, रेलवे उनका, तो तुम खुश क्यों हो रहे हो? वो बेसिकली भारत में रेलवे का विकास इसलिए किए हैं, ये बात समझना, वो रेलवे का विकास इसलिए किए हैं क्योंकि अगर ऐसी कोई स्थिति दोबारा बने जैसे कि 1857 में हुआ, या फिर और छोटे मोटे जनजाति और किसान विद्रोह होते ही रहते हैं अंग्रेजों के समय में, तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है दूर दराज के क्षेत्रों में, तो तुरंत तत्काल प्रभाव से वहां पर पुलिस भेजी जा सके। और यहां पर क्यों बोला गया है कि रेलवे और उनके आसपास अतिरिक्त पुलिस बल? इसलिए बोला गया है यहां पर जिससे कि अगर इस तरह के कोई रिवोल्ट की या इस तरह के कोई विद्रोह की स्थिति बनती भी है, तो जो उपद्रवी होंगे, अंग्रेजों के हिसाब से वो उपद्रवी हुए, हमारे हिसाब से वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, तो वो जो स्वतंत्रता सेनानी है वो रेलवे को नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जितने भी रिवोल्ट हुए हैं ना रेलवे के विकास के बाद, ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानियों का सबसे पहला टारगेट हुआ करता था वो था कि ये तो या तो रेलवे का लॉस करो, रेलवे को खत्म करो, या रेलवे के खजाने को लूटो। और इसलिए वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की जाती थी। बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए, इसके बाद यहां पर बोला गया है संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल रखना। देखिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है धारा 15 में कि जो संकटपूर्ण जिले हैं उसमें अतिरिक्त पुलिस रखना। ये तो बड़ा सिंपल है कि हमें संकटपूर्ण जिलों में क्या किया जाएगा। संकटपूर्ण जिलों में जो बेसिकली, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, ठीक है, जहां पर लगातार शांति व्यवस्था स्थापित करने में बहुत मुश्किल होती है, कठिनाई होती है, कि बड़ी दिक्कतें आती हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने में, या लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिशमेंट करने में, या फिर क्या, लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिशमेंट करने में। तो वहां पर उन संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना सिंपल सी बात है यार, है ना। या फिर अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों की अधिक एक्टिविटी है, जैसे कि बंगाल और पंजाब में, ठीक, जहां पर लगातार बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के संगठन हैं जो एक्टिव रहते हैं, तो उन क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस रखना अकॉर्डिंग टू अंग्रेजों के हिसाब से। वर्तमान परिस्थितियों में जहां पर ज्यादा अपराधी रहते हैं, जहां पर ज्यादा माफिया रहते हैं, ठीक है, जहां पर ज्यादा हिंसा की गतिविधियां होती हैं, हिंसक घटनाएं होती हैं, जहां पर ज्यादा सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जहां पर ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार होते हैं, जहां पर ज्यादा, ठीक है ना,
यौन उत्पीड़न या यौन हिंसा होती है तो वहां पर अतिरिक्त पुलिस रखना, आज के हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से, जहां पर ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स हैं, जहां पर भारत माता के ज्यादा चाहने वाले हैं, वहां पर अतिरिक्त पुलिस रखना। ठीक है, तो उस समय से और वर्तमान प्रसंग को मैं आपको समझा रहा हूं, इस बात को क्लियर है। फिर यहां पर धारा 15 का है, धारा 15 का में है निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर, ठीक है, अधिनिर्णित करना। कितनी टफ लैंग्वेज है, क्योंकि गूगल है, मतलब गूगल ट्रांसलेट है। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सा है, इसे मैं समझाता हूं, ये बड़ा सिंपल है। कैसे? अच्छा, प्रश्न कैसे बनेगा? देखो बेटा, कुछ प्रश्न मैंने भी देखे प्रीवियस ईयर के, सीधे सीधे धारा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि किस धारा में किस प्रश्न का उल्लेख किया गया है, ऐसे प्रश्न है। और अगर वह इससे गहराई में गया, इससे डीप में गया, तो छोड़ आना। क्यों? मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि ये आपकी इतनी बेहतरीन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यार कि आप, ठीक है, 47-48 धाराओं को रट लो उनके अंदर सारी चीजें। क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊं, ठीक है, जब मुझे पता चला था कि रात के 10 बजे मैं आपको ये कराऊंगा, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर में पूछे जा रहे हैं और यूपी पुलिस में जरूर पूछे जाएंगे यहां से प्रश्न, ठीक है, तो तब से मुझे 7 घंटे का समय मिला, 6 से 7 घंटे का। ठीक है, जब मुझे सूचित किया गया, आदेशित किया गया, 7-8 घंटे से मैं लगातार इसको पढ़ रहा हूं, है ना, लगातार। और मैं पहले भी थोड़ा बहुत इसको पढ़ चुका हूं, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, क्योंकि 1861 में, ठीक है, जो भी है ना, पूरा मैंने अच्छे से पढ़ा था अपनी तैयारी के दौरान। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं इतना तो जान गया कि ये वास्तव में लगभग 10-15 दिन का टॉपिक है। अगर बच्चा इसे अच्छे से मजबूत करेगा तब भी वो हर एक धारा को बहुत डीपली नहीं पढ़ पाए। तो इसलिए बस धारा, उसकी विषय वस्तु को जान लो, बाकी का समझा मैं आपको बहुत अच्छे से दूंगा, है ना, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आपको। एक बार, ठीक है ना, अच्छे से रिवीजन करना होगा, उसको रिकॉल करना होगा। तो इसमें क्या है सर? निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णित करना, मतलब कुछ नहीं है। इसका आशय ये है कि जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है और मैं ही हूं और मेरा हित है इस भूमि में, और मुझे यहां से बेदखल किया जा रहा है, धक्के मार के निकाला जा रहा है, या मैं यहाँ का निवासी हूं, यहाँ पे कोई ऐसा काम होने जा रहा है जिससे कि मुझे यहां से भगाया जा रहा है, तो मेरा क्या बेस्ट हित हो सकता है, ठीक है, उस बारे में, ठीक है, मुझे सूचित करना, या फिर बेसिकली मेरा फेवर करना। ठीक है, ये पुलिस का भी काम है, ध्यान रखना। पुलिस का काम ये नहीं होता, आमतौर पे तो पुलिस का काम ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं का निवासी है, उसका डेरा है वहां पे डाला हुआ, है ना, उसका डेरा है भैया वहां पे डाला हुआ, वहां पे रह रहा है अपने परिवार वगैरह के साथ, वो जगह खाली करवानी है तो पुलिस वाले डंडे चला देते हैं, है ना, आए, डंडा लाया और चला दिया और खाली करवा दिया। लेकिन धारा 15 का में क्या बोला गया है? धारा 15 का में ये बोला गया है कि भाई, ठीक है, जिस व्यक्ति के हित निहित हैं, ठीक है ना, जो वहां का निवासी है, जिस भूमि के टुकड़े पर वो रहता है या अपनी कोई अन्य जीवन यापन करने से संबंधित गतिविधि करता है, तो पुलिस वहां पर उसको फेवर करेगी, है ना। चलिए, तो इस प्रकार के व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों का फेवर करेगी पुलिस। नेक्स्ट, ठीक है, धारा 16 क्या है? धारा 16 बोलती है कि धारा 13, 14, 15 और 15 का के अधीन संदेय धनों की वसूली और वसूली होने पर उनका खर्च। ठीक है, धारा 13, ठीक है सर, व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। धारा 14, रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति। और धारा 15, संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना। मतलब 13, 14, 15 में क्या किया जा रहा है? 13, 15 और 14 में, 13, 14 और 15 में क्या किया जा रहा है? अतिरिक्त पुलिस बल रखा जा रहा है, अतिरिक्त पुलिस बल रखा जा रहा है। और जब अतिरिक्त पुलिस बल रखा जा रहा है तो संबंधित विभाग से ही धन की वसूली की जाएगी उन पुलिस वालों के लिए जो वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल रखा जा रहा है उनके लिए, है ना। और वसूली होने पर, ठीक है, उनका खर्चा पुलिस डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए किया जाएगा, बेहतरी के लिए किया जाएगा। चलो, पवन चौधरी क्या हो गया भाई, है ना, है ना जी, बिल्कुल क्लियर सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो यार देखो, आप अपना नाम बुलवाने के लिए कुछ उल्टा सीधा मत लिखा करो, बात समझ में आ रही है? प्लीज यार, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि केवल अपना नाम बुलवाने के लिए, अब जैसे यहां पर मान के चलिए कि जो भी 18, 19, 20 हजार जो भी बच्चा लाइव है, वटेवर, उनके सामने मेरा नाम बुल जाए, इस वीडियो में हमेशा मेरा नाम रहे, ठीक है ना। मैं अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को, ठीक है, इसका लिंक भेज के बताऊं कि देख इतने मिनट पे देख सर ने मेरा नाम लिया है, तो यार तुमने अपना नाम किसी बहुत बड़े पुरस्कार के तौर पर तो लिखवाया नहीं है सर से,
ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई ऐसा काम किया हो कि सर एकदम श्रद्धातिरेक हो गए और उनका मन किया कि नहीं, अगर मैंने इस बच्चे का नाम नहीं लिया तो मेरा ही जीवन व्यर्थ है, ऐसा तो है नहीं। उल्टा सीधा कमेंट करके सर साफ दिखाई नहीं दे रहा, सर आप अच्छा नहीं लिखते, ठीक है सर आपके बाल बहुत बेकार हैं, ठीक है सर आपकी नाक बहुत छोटी है, ठीक है सर आपकी दाढ़ी बहुत बड़ी है। इस तरह के यार लिख के अपना नाम मत बुलवाया करो यार, प्लीज यार। सर आपका डांस बहुत अच्छा है यार, नहीं ठीक है, यहां पर पढ़ो यार। चलो ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि 13, 14, 15, 15 का के अधीन संदेह धनों की वसूली और वसूली होने पर उनका व्यय। मतलब सिंपल सी बात है यार, अतिरिक्त पुलिस बल रखा जा रहा है, आप देखे हो 13, 14, 15 में, है ना। तो ठीक है, जो अतिरिक्त पुलिस बल रखा जा रहा है तो भैया जी ठीक है, जिस डिपार्टमेंट के लिए रखा जा रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, जिसकी सिक्योरिटी के लिए रखा जा रहा है, वसूली उनकी उन्हीं से की जाएगी और फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए उसका व्ययन किया जाएगा, उसका खर्चा किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद धारा 17 में विशेष पुलिस अधिकारी हैं। अब यहां पर अंग्रेजों के समय में धारा 17 में जो विशेष पुलिस अधिकारी हैं, विशेष पुलिस अधिकारी का मतलब है जो बहुत हाई प्रोफाइल मामलों में ठीक है ना इन्वेस्टिगेट करेंगे। जैसे आज मैं बात करूं वर्तमान में तो जैसे सीबीआई होती है, आईबी होती है, ठीक है, हमारी जो फोरेंसिक टीम होती है, इस तरह के, तो वो विशेष पुलिस अधिकारी होते हैं, हाई प्रोफाइल मामलों में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। चलिए, है ना, हाई प्रोफाइल मामलों में ठीक है इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ऐसे मामलों में जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको हम विशेष पुलिस अधिकारी कहेंगे। इसके बाद उन विशेष पुलिस अधिकारियों की क्या क्या शक्ति हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। और विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में सेवा करने से कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी इनकार भी कर सकता है। जैसे मान के चलिए कि किसी सामान्य पुलिस कर्मचारी अधिकारी को विशेष पुलिस सेवा में अपॉइंट किया जा रहा है तो मना भी कर सकता है कि भाई मैं नहीं जा रहा, है ना। तो विशेष पुलिस सेवा में क्यों अपॉइंट किया जाएगा, विशेष पुलिस सेवा में क्यों भेजा जाएगा? सिंपल सी बात है, क्योंकि आप सामान्य पुलिस सेवा में रहते हुए आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आप सामान्य पुलिस सेवा में रहते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं, तो इसी वजह से तो आपको विशेष पुलिस सेवा में भेजा जा रहा है। और जब आपको विशेष पुलिस सेवा में भेजा जा रहा है तो आप मना भी कर सकते हो कि भैया मैं नहीं जा रहा विशेष पुलिस सेवा में। चलिए, है ना जी, चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद धारा 20 आती है। धारा 20 में है पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अधिकार, प्राधिकार। जो पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्राधिकार है। देखो मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं सामने आ रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे इस तरफ ज्यादा खड़े होने की जगह नहीं है, है ना। तो इसलिए मैं बिल्कुल साइड में हो जाता हूं और एक बार धारा 20 तक मैं फिर से आपको रिकॉल कराता हूं। आपको कैसे याद करना है, क्योंकि देखो बच्चों मैं इसलिए जाना चाहता हूं, मतलब बोलते हो आप लोग ही कि मैं क्लास में याद करा देता हूं। अगर मान के चलिए कि 47 धारा मैंने आपको याद करा दी इस क्लास में, है ना, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरा सौभाग्य होगा, ठीक है ना। आई एम प्लेजर कि मैं आपको ये पढ़ा पाऊंगा और याद करवा पाऊंगा, ठीक है। तो एक बार मैं इस दिशा में अच्छे से प्रयास करता हूं, फिर से एक बार मेरे साथ आप आएंगे और देखिए धारा 1। धारा 1 में क्या है सर? धारा 1 में डिफाइन किया गया है, ठीक है ना, जिला मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट पुलिस, ठीक। अब चूंकि पुलिस राज्य सूची का विषय है, ये मैंने बता दिया आपको बहुत अच्छे से। साधारण जिला पुलिस एवं जिला पुलिस अधीक्षक को सवार, माह मतलब मंथ और ढोर, ठीक है, इनको। चलिए धारा 2 में ठीक है ना पुलिस बल के गठन के बारे में चर्चा की गई है। पुलिस बल का गठन कैसे होगा, ठीक है। तो इस पुलिस बल के गठन में एक छोटे से कर्मचारी से लेकर और एक शीर्ष अधिकारी तक की नियुक्ति क्या होगी, उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी, ठीक है, उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा ये की गई है। और ध्यान रखना पूरी की पूरी जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, मैं पढ़ाता भी हूं पॉलिटी में, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही हमने पूरा प्रशासनिक ढांचा लिया है, वो सब आप छोड़ दो। वर्तमान में जो पूरा पुलिस सिस्टम है, मैं बिल्कुल साइड में हूं यार, अब मत मुझसे कुछ कहना। वर्तमान में जो पूरा पुलिस सिस्टम है हमने यार ये अंग्रेजों से ही लिया है, ठीक है ना, ये पूरे ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम है, ठीक है ना। जो हमारा वर्तमान में पुलिस सिस्टम है सब कुछ वही है, आप देख लो, ठीक है ना। कोई पुरानी मूवी उठा के देख लो, कोई पुराना नोवेल पढ़ लो किसी भी पुलिस अधिकारी का अंग्रेजों के समय का, आपको पूरी वही व्यवस्था मिलेगी, थोड़ा बहुत चेंज है। इनफैक्ट मैं अलीगढ़ से हूं, अलीगढ़ में एक थाना पड़ता है चंडोस, ठीक है। चंडोस थाना जो है वह अंग्रेजों के पीरियड का थाना है। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था तो 1857 के रिवोल्ट के समय, 1857 के विद्रोह के समय
ठीक है ना, जो आदेश उस थाने को दिए गए थे, ठीक है ना, उच्च अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि 1857 का विद्रोह अलीगढ़ क्षेत्र में भी बहुत जबरदस्त तरीके से फैला था। अलीगढ़ को तब कोल कहा जाता था, ठीक है। तो वहां पे सारे थानों में जो सर्कुलर गया था, सारे थानों को जो मैसेज गया था, ठीक है, तो वो मैसेज भी वहां पर रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, पूरा बाकायदा गुदा हुआ है वहां पे। वो मैंने पढ़ा है कि वहां पे किस तरह से बोला गया कि क्रांतिकारियों को, ठीक है, निस्तानाबूत वगैरह करने की बात कही गई है कि किसी भी स्थिति में हमें वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी भी कठोर कार्रवाई विद्रोहियों के अगेंस्ट क्यों ना की जाए, ये वहां पे लिखा है, ठीक है। तो पूरी स्ट्रक्चर वही है। चलिए, है ना। इसके बाद धारा 4, पुलिस महानिरीक्षक। अगर आप हायरार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पुलिस महानिरीक्षक जो है वह दूसरे सबसे बड़े नंबर का अधिकारी है। तो पुलिस महानिरीक्षक दूसरा सबसे बड़े नंबर का अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक है। फिर धारा 5 है महानिरीक्षक की शक्तियां और उन शक्तियों का प्रयोग वो कैसे करेगा। धारा 6 को हटा दिया गया। धारा 7 में अवर अधिकारी, मतलब अवर अधिकारी का मतलब होता है जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं अवर, ठीक है, उनको हम बोलते हैं अपर। अवर मींस तो उनकी अपॉइंटमेंट और उनका रिमूवल, इस सब के बारे में। फिर 8, ठीक है ना, धारा 8 में पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र। फिर धारा 9 में है पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 माह की सूचना के बाद ही पद त्याग सकते हैं। ये मैंने समझा ही दिया। पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। कोई भी पुलिस अधिकारी कोई अन्य काम नहीं करेगा जिससे उसको आय की प्राप्ति होती हो, क्योंकि ठीक है तुम पुलिस हो भाई, तुम्हें इतनी फुर्सत मिल कैसे गई कि तुम कोई और काम कर सकते हो। अरे तुम्हें हम ही इतनी फुर्सत नहीं देंगे, तुम्हें हम ही 24 घंटा लगाए रखेंगे, तो तुम्हारी औकात कैसे हो गई कि तुमने, ठीक है, कोई दूसरा काम कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, सबसे बड़ी बात है तुम्हें इतना फालतू टाइम मिल कैसे गया। हम तुम्हें फालतू टाइम देंगे ही नहीं। और ये बात तुम्हें तब पता चलेगी जब बेटा तुम्हारे बदन पे वर्दी होगी, ठीक है, तुम्हें तब पता चलेगी, घर जाने के लिए तरस जाओगे। और बोलते भी है ना पुलिस वालों के बारे में कि पुलिस वाले तो अपना त्योहार एक दिन बाद मनाते हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर है। धारा 12 मैंने बता दिया महानिरीक्षक के नियम बनाने की शक्ति। धारा 13 व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, ठीक है, ये ठीक है। अब धारा 13 के बारे में मैंने आपको बता दिया। धारा 13 का मतलब ये है कि ठीक है, अगर मान के चलिए बच्चे कोई अतिरिक्त आपसे काम लिया जाता है, कोई भी अतिरिक्त आपसे कार्य लिया जाता है, या कोई भी पुलिस अधिकारी ठीक है अपने अधीन आने वाले किसी भी एक बटालियन को या किसी भी एक सैन्य टुकड़ी को या किसी भी एक पुलिस टुकड़ी को किसी भी कार्य में संलग्न करवाता है, तो उसके लिए उसको जो है ना व्यक्तिगत खर्च अगर वह करता है तो उसको कंपेंसेशन दिया जाएगा, उसको क्षतिपूर्ति दी जाएगी, ठीक है, ऐसा बोला इसमें गया है, ठीक है। इसके अलावा रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति, ठीक है। 15 संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना और भूमि में हितवत व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर ये सब करना। और इसके बाद बोला गया है कि धारा 13, 14, 15 और 15 का के अधीन संदेह धनों की वसूली और वसूली होने पर उनका व्यय। विशेष पुलिस अधिकारी देखो 17 से लेके और 19 तक विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में है कि भाई विशेष पुलिस अधिकारी की परिभाषा है धारा 17 में, सिंपल सी बात है। तो धारा 17 में क्या है, धारा 17 में सीधा सीधा विशेष पुलिस अधिकारी कौन होंगे तो इसको डिफाइन किया गया है, इसकी परिभाषा है विशेष पुलिस अधिकारी की। तो विशेष पुलिस अधिकारी को डिफाइन किया गया, उसकी परिभाषा है। और धारा 18 में विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है ना। प्रश्न आपको देखने को यहां से मिलेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्ति के बारे में बात की गई है। फिर धारा 19 में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से, ठीक है, इनकार भी आप कर सकते हैं। और धारा 20 में है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्राधिकार। फिर धारा 21 में ग्राम पुलिस अधिकारी, ठीक है ना। और ध्यान रखना ग्राम पुलिस अधिकारी का मतलब क्या होता है, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी में पुलिस चौकीदार, ठीक है। कहने का आशा यह है कि फोर्ट विलियम क्या है, कलकत्ता का किला फोर्ट विलियम कहलाता है। तो फोर्ट विलियम की मतलब कलकत्ता की प्रेसिडेंसी में, फोर्ट विलियम का मतलब है सर कलकत्ता की प्रेसिडेंसी में जो पुलिस चौकीदार होंगे, ठीक है ना, उनको ग्राम पुलिस अधिकारी कहा जाएगा। तो उनके बारे में बात कही गई है। फिर पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यरूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमेशा कर्तव्यरूढ़ होंगे, मतलब ऑलवेज ऑन ड्यूटी, और जिले के किसी भी भाग में उनको अपॉइंट किया जाता है
किया जा सकता है, जिले के किसी भी भाग में उनको भेजा जा सकता है। तो इसलिए ठीक है, जिस पुलिस कांस्टेबल की अपने उच्च अधिकारियों से अच्छी खासी बॉन्डिंग नहीं होती, तो आमतौर पर रात के समय उसकी ड्यूटी किसी नहर या बंबे के किनारे लगा दी जाती है। ठीक है, पूरी रात ड्यूटी होती है नहर और बंबे के किनारे। और अगर कोई पुलिस अधिकारी तुमसे बहुत ही ज्यादा खुंदस खाए है तो नहर बंबे पे ड्यूटी लगा के ठीक है, खुद परेशान होके रात के 3-4 बजे ठीक है, एक बार तुम्हें चेक और करने आता है कि तुम उस बंबे पे खड़े हो कि नहीं, ऐसा और होता है। यार एक बात बताओ, ठीक है, मतलब सर क्वेश्चन कैसे आते हैं? अरे यार PYQs तुम भी देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मतलब सब कुछ टीचर पे। ठीक है, तुम बताओ मैं तुम्हारा पेपर भी कराऊं? मतलब कैसी बातें करते हो यार, तुम बताओ, ये तुम्हें शोभा देता है? सच्ची बात बता रहा है, क्या ये तुम्हें शोभा देता है कि तुम ये पूछो कि सर कैसे प्रश्न आते हैं? आप PYQs देख सकते हो ना, आपको खुद पता चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चलिए फिर धारा 23 पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य हैं। धारा 23 में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य हैं। धारा 23 में, धारा 24 में पुलिस अधिकारी इत्तला इत्यादि कर सकेंगे, मतलब सूचित इत्यादि कर सकेंगे पुलिस अधिकारी। ठीक है ना, तो किसी आपात परिस्थिति में, किसी आपात स्थिति में वो ठीक है ना सूचित इत्यादि कर सकेंगे। धारा 25 है पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे और इसके बाबत मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन, मतलब बिना भार साधन, अगर किसी संपत्ति पे किसी का कोई अधिकार नहीं है, कोई संपत्ति खाली पड़ी है, उस पर कोई अपना दावा नहीं ठोकता, इसको समझ लो, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है यार ये धारा 25। ठीक है, धारा 25 अच्छी धारा है, क्यों बता रहा हूं, धारा 25 समझना, कोई संपत्ति है खाली पड़ी है, कोई भूमि है, भूमि का टुकड़ा खाली पड़ा है, ठीक है, कोई गाड़ी है खड़ी है ना, कोई ठीक है सोना चांदी से भरा हुआ कोई ठीक है ना कोई बॉक्स है, कोई संदूक है, ठीक है, वो पड़ा हुआ है, तो ऐसी संपत्ति भूमि हो, गाड़ी हो, सोना चांदी हो, कुछ भी हो, जिस पर कोई अपना दावा नहीं ठोक रहा, पुलिस वाले बेटा उसको अपने ठीक है ना उसमें लेंगे, कस्टडी में लेंगे और उसके बाद उसकी तुरंत जानकारी मजिस्ट्रेट को देंगे। फिर मजिस्ट्रेट जो भी आदेश दे पुलिस वाले उसको फॉलो करेंगे। तो क्या पुलिस वाले ऐसा करेंगे, मान के चलिए कि सोने चांदी से भरा हुआ कोई बक्सा मिल गया, तो क्या पुलिस वाले इसकी जानकारी मजिस्ट्रेट को देंगे, बताएंगे साहब इस संपत्ति पे कोई अपना दावा नहीं कर रहा, तो ये संपत्ति लो साहब, ठीक है, राजकीय कोष में जमा करो या कुछ भी करो, ऐसा कर दोगे भैया तुम लोग, ये बताओ? बंटवारा ही कर लेते हैं यार। कौन मजिस्ट्रेट के पास देने जा रहा है ये बताओ? उसको मजिस्ट्रेट के पास देने कौन जाएगा? ये कहेंगे भाई देख ऐसा है, ठीक है, सुनार को बुला ले रहे हैं, भजन करवा ले रहे हैं भाई, ठीक है, 4 लोग हैं, चारों के हिस्से में समान समान आ जाएगा, इक्वल बांट लेंगे भैया आराम से, है ठीक है, तू भी खुश और मैं भी खुश, तू भी मौज में मैं भी मौज में। मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा। ठीक है, वो धारा 26 में है कि मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और बच्चे उद्घोषणा निकाल सकेगा। यदि कोई दावेदार ठीक है ना उपसंजात नहीं होता तो संपत्ति, मतलब अगर कोई दावा नहीं ठोकता तो संपत्ति चली जाएगी बेटा ठीक है राजकोष में। ये है ठीक है धारा 27 का मतलब। धारा 27 का मतलब क्या है? धारा 27 का मतलब है कि साहब कोई अगर दावेदार नहीं होता, कोई उस पर का दावा नहीं ठोकता, तो वो संपत्ति कहां पर चली जाएगी? वो संपत्ति चली जाएगी सरकारी खजाने में, राजकोष में बोलते हैं उसको। फिर धारा 28 है, धारा 28 है पुलिस अधिकारी ना रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि का परिधान करने से इनकार करने वाले व्यक्ति, और 29 में है कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए ठीक है शास्तियां। नेक्स्ट धारा 30 लोक जमावों और जुलूसों का रेगुलेशन और उसके लिए अनुज्ञप्ति देना, मतलब सूचना देना। अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमावों और जुलूसों के संबंध में सके, मतलब देखो अगर कोई भी पब्लिक गैदरिंग होती है, धारा 30 क्या है? कोई भी पब्लिक गैदरिंग होती है, वो पब्लिक गैदरिंग मतलब कोई भी जुलूस या कोई भी जमाव होता है उसको पब्लिक गैदरिंग कहते हैं। वो किस कारण से हो सकती है? कोई राजनीतिक सभा हो इसलिए हो सकती है ना, कोई पॉलिटिकल असेंबली हो तब हो सकती है, किसी राजनेता का भाषण हो तब या तो पब्लिक गैदरिंग होती है। दूसरा किसी विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति का आगमन हो तब पब्लिक गैदरिंग हो सकती है। तीसरा कोई धार्मिक कृत्य हो, ठीक है, जैसे कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा हो,
ठीक है, कोई रथ यात्रा निकल रही हो, मुहर्रम निकल रहा हो, तभी हो सकता है ना बच्चे। तो अगर इस तरह का कोई भी रेगुलेशन है तो उसके लिए अनुज्ञप्ति देना, अनुज्ञप्ति का मतलब आप समझते हो कि उसकी सूचना देना बस। और अगर कोई भी व्यक्ति उसका अतिक्रमण करता है, ठीक है ना, कोई भी गुट, समुदाय, व्यक्तियों के समूह अगर वहां पे शांति व्यवस्था को भंग करता है तो उसके संबंध में पुलिस की क्या शक्तियां हैं। नेक्स्ट अगला, पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, लोक सड़कों मतलब ठीक है जो पब्लिक रूट होते हैं, जो पब्लिक रोड्स होते हैं उनको लोक सड़क कहेंगे, इत्यादि पर अपनी व्यवस्था बनाए रखेगी। और ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति। 32 का में सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण आदि को निषिद्ध करने की शक्ति। ठीक है, 32 का महत्वपूर्ण है, सामूहिक ड्रिल, सामूहिक प्रशिक्षण आदि को निषिद्ध करने की शक्ति। मतलब जो सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण होता है इसको निषिद्ध करने की शक्ति किसमें है भैया जी, धारा 32 का में है। धारा 32 का है कि 32 का के अंतर्गत वर्णित निषेधों के उल्लंघन के लिए दंड है। अगर मान के चलिए कोई भी व्यक्ति सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण को बाधा डालता है, तो अगर उसने बाधा डाला है तो उसको क्या दंड दिया जाएगा, तो इसके बारे में बच्चे 32 खा में बोला गया है। ठीक है, अब सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण में कोई बाहरी व्यक्ति भी बाधा डाल सकता है, कोई अंदरूनी व्यक्ति भी बाधा डाल सकता है ना, तो उसके लिए ठीक है ना, उनके उल्लंघन के लिए क्या दंड दिया जाएगा, इस दंड के बारे में धारा 32 खा में चर्चा की गई है। धारा 32 खा में चर्चा की गई है। जी नहीं, नोट करने का तो ये है कि नोट करने के लिए आपको पीडीएफ ही मिल जाएगी, है ना, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना। चलिए, लेकिन फिर भी ठीक है ना, बिल्कुल आप नोट करें, अच्छे से नोट करें। लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, ठीक है ना, हर एक पीडीएफ का, ठीक है, एक एक 2-2 3-3 4-4 5-5 सेकंड का टाइम दूंगा, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं, धारा 33 है। धारा 33 में बोला गया है जिले के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की व्यावृत्ति। ठीक है ना, मतलब व्यावृत्ति आशय है कि जो जिले के मजिस्ट्रेट हैं, जिले के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की व्यावृत्ति, व्यावृत्ति का आशय है कि बच्चे के नियंत्रण की शर्तें, कंडीशंस। ठीक है, एक तरह से कंडीशन, शर्तें। ठीक है, जिले के मजिस्ट्रेट, तो जिले के मजिस्ट्रेट कौन होगा और बेसिकली उसके नियंत्रण की क्या क्या शर्तें हैं। धारा 34 है सड़कों पर कतिपय अपराधों के लिए दंड इत्यादि। ठीक है, पुलिस अधिकारियों की शक्ति, अगर मान के चलिए कि सड़कों पर ठीक है कुछ अधिकार, सड़कों पर कुछ अपराध होते हैं तो उनके लिए दंड इत्यादि पुलिस अधिकारी दे सकते हैं। मतलब पुलिस अधिकारियों को ठीक है छोटे मोटे अपराधों के लिए जो सड़कों पर हो रहे हैं उनके लिए दंड देने की शक्ति है। कहने का आशय यह है यहां पर धारा 34, धारा 34 का मतलब यह है कि धारा 34 पुलिस अधिकारियों को यह शक्ति देता है कि पुलिस अधिकारी ठीक है सड़कों पर ठीक कतिपय अपराधों के लिए दंड इत्यादि दे सकते हैं, है ना। पुलिस अधिकारी सड़कों इत्यादि पर होने वाले अपराधों के लिए दंड इत्यादि दे सकते हैं, ये उनकी शक्ति है। जरूरी नहीं कि मजिस्ट्रेट ही ठीक है ऐसे मामलों में दंड निर्धारित करे। ठीक है, ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी भी भैया जी ठीक है ना दंड दे सकते हैं। फिर 34 का धारा 32 और धारा 34 के अधीन अपराधों का प्रशमन। ठीक है, अपराधों का प्रशमन का मतलब है कि प्रशमन का आशय ये होता है, ठीक है, यहाँ पे प्रशमन का आशय ये होता है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये गूगल ट्रांसलेशन है, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो धारा 32, ठीक है, तो धारा 32 मैंने आपको बताया कि 32 क्या है भैया जी, धारा कि 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति। मतलब अगर मान के चलिए कि इन पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की कोई अवज्ञा करता है, ठीक है, तो उसके लिए ठीक है क्या क्या शास्ति, मतलब उसके लिए क्या क्या दंड है या क्या रूल्स हैं। अगर कोई ठीक है उन आदेशों का उल्लंघन करता है तो क्या दंड या रूल्स हैं। अगर कोई धारा 32 का उल्लंघन करता है या धारा 34 का उल्लंघन करता है, ठीक है ना, तो वो अपराध माने जाएंगे। और ऐसे अपराधों का प्रशमन मतलब ऐसे अपराधों के लिए क्या प्रोसीडिंग रहेगी, क्या प्रोसीडिंग रहेगी या क्या प्रोसीडिंग रहेगी, आगे की क्या कार्यवाही, मतलब आगे की क्या कार्यवाही रहेगी। प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है
कि आगे की क्या कार्यवाही रहेगी, आगे की क्या कार्यवाही रहेगी। ठीक है जी, मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं, आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल। धारा 36 है, अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियों और जुर्मानों की वसूली। ठीक है, अधिरोपित शास्तियों मतलब अधिरोपित दंड, ठीक है ना। शास्तियों मतलब बेटा अधिरोपित दंड, या फिर एक जगह और मैंने बताया है अधिरोपित, ठीक है ना, शर्तें, जो भी शर्तें मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, उसके ऊपर लगाई गई हैं, जो भी जुर्माना लगाया गया है, जो भी दंड निर्धारित किया गया है, इत्यादि की वसूली। तो कुछ भी बोल दो, ये बात ध्यान रखना, उसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। इसके बाद सर, ठीक है ना, धारा 42 है, धारा 42 में कार्यवाहियों के लिए परिसीमा। धारा 43 है, यह अभिवचन के कार्य वारंट के अधीन किया गया था। ठीक है ना, पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे, दो प्रकार की डायरी रखेंगे पुलिस अधिकारी, ये इसमें बोला गया है। ठीक है ना, पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे, एक नियमित डायरी, नियमित डायरी, ठीक है ना, और दूसरी विशेष प्रकार की डायरी, विशेष डायरी, डायरी रखेंगे। एक तो नियमित डायरी रखेंगे और दूसरी विशेष प्रकार की डायरी रखेंगे। तो पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे। 45 है, राज्य सरकार विवरणियों, विवरणियों का मतलब है टेबल्स का प्रारूप। ठीक है, टेबल्स, टेबल्स का मतलब है जिसमें नियम लिखे रहते हैं। तो राज्य सरकार को यह अधिकार है कि राज्य सरकार, ठीक है ना, नियमों या टेबल्स का प्रारूप निश्चित कर सकेगी। विहित का मतलब है कि उनका प्रारूप निश्चित कर सकेगी कि भैया जी किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, ये सब। इसके बाद इस अधिनियम की परिधि, ये अधिनियम कब कब किन किन क्षेत्रों में और कहां कहां तक लागू किया जाएगा। और धारा 47, पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर अधिकार। ग्राम पुलिस पर देखो, ये जो ग्राम पुलिस है ना, हाँ मैं बताता हूं, ये ग्राम पुलिस जो है, ग्राम पुलिस का जो सृजन हुआ था, ये हुआ था बेसिकली फोर्ट विलियम्स। ठीक है, फोर्ट विलियम को, ठीक है, जहां पर फोर्ट विलियम का मतलब है कि एक किला था, ठीक है, जिसमें अंग्रेज अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिवार, ठीक है ना, अंग्रेज व्यापारी इत्यादि, वो सब फोर्ट विलियम पर रहते थे। तो उन सबकी सुरक्षा के लिए एक ग्राम चौकी निर्धारित की गई थी, सबसे पहली ग्राम चौकी बनाई गई थी, ठीक है, फोर्ट विलियम पे। फिर उसी की तर्ज पर जहां जहां अंग्रेजों की प्रेसिडेंसियां स्थापित हुई, जहां जहां पर अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी स्थापित हुई, अंग्रेजों की, ठीक है ना, बेसिकली आप कह सकते हैं कि बसावट स्टार्ट हुई, इस तरह की ग्राम चौकियां बनने लगी। शुरुआत में ग्राम चौकियों का, ठीक है ना, जो संदर्भ था वो ये था सुरक्षा देना, सिक्योरिटी देना अंग्रेजों के परिवारों को, उनके अधिकारियों के बीवी बच्चों को। बाद में जब अंग्रेज भारत में व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति के रूप में रूपांतरित हो गए, जब उन्होंने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली बहुत अच्छे से, जबरदस्त तरीके से बच्चे, तो फिर, ठीक है, उन क्षेत्रों में, ठीक है, नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो देसी राजे महाराजे, जो भारतीय जनता है, आम जनमानस है, ठीक है, छोटे मोटे जो राजघराने हैं, जो देसी राज्य है, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए फिर ये चौकियां स्थापित की गई, ग्राम चौकियां। अब बोला गया है कि ग्राम पुलिस पर अधिकार किसका होगा, ठीक है ना, किसका होगा बेटा, वर्तमान एसएसपी का या एसपी का। जो वर्तमान एसपी है, वर्तमान एसपी का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार होगा। अब ये ग्राम पुलिस, ये थाने वगैरह जो होते हैं, ये ग्राम पुलिस होती हैं बेटा। जो थाने होते हैं उसको हम ग्राम पुलिस कहते हैं, अगर हम सीधे और सादे अर्थों में इसको बोले तो। चलिए और देखो, अब मैं आपको बताऊं आपके क्या डाउट्स रहेंगे। मैं आपको डाउट बताता हूं। आपका सबसे पहला डाउट ये रहेगा कि सर इनको याद कैसे करें। बिल्कुल याद नहीं करना, एक से दो बार इसको देख लेना आराम से, है ना, एक से दो बार बेटा देख लेना इसको आराम से। प्लीज मेरी बात सुनो, एक से दो बार इसको देख लेना। 47 धाराएं हैं, 47 की 47 धाराएं मैंने बताई हैं, यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, एक दो बार इसको देख लेना। रटने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, बिल्कुल भी कोशिश मत करना। धीरे धीरे आपको, ठीक है, एक से दो बार जब आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और ठीक है, बहुत टिपिकल प्रश्न नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि निम्न में से धारा 46 में क्या है, धारा 43 में क्या है। ठीक है, वो चार स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि पुलिस अधिनियम 1861 की निम्न में से कौन सी एक प्रावधान नहीं है, कौन सा एक प्रोविजन है जो पुलिस अधिनियम 1861 का नहीं है। अगर आप ये पढ़े होगे तो आप बता दोगे ये तीन तो है भाई, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है ना जी। चलिए, बाकी का मुझे भी पता है, टफ तो है ही है ना। तो देखो एक बार मैं रिकॉल कराता हूं, ठीक है, लास्ट से एक बार मैं बहुत जल्दी जल्दी करवाता हूं, बिल्कुल लास्ट से, ठीक है, बिल्कुल पीछे से आओ मेरे साथ, सब लोग आओ।
धारा 47, पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर अधिकार। पुलिस के जिला पुलिस अधीक्षक का मतलब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का किस पर भैया जी? ग्राम पुलिस पर अधिकार। ग्राम पुलिस पर अधिकार, ग्राम पुलिस पर अधिकार, अधिकार। ये तो सिंपल सी बात है, आपको भी बताएं कि अगर एसपी थाने का निरीक्षण कर लेना बेटा तो पूरा थाना थर्रा जाता है। एसपी अगर किसी थाने का निरीक्षण कर ले, कभी पूछना किसी से, या फिर अभी तुम लोग वर्दी पहनने ही वाले हो, ठीक है, इसी साल, ठीक, मेरी शुभकामनाएं तुम सभी के साथ, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं। तुम खुद देखोगे कि जब कभी तुम्हारे थाने में एसपी, एसएसपी, ठीक है, इनका आगमन होगा। हालांकि सीओ के आगमन पर इतना नहीं थर्राता आदमी, ठीक है, सीओ के पे तो पर ठीक ठाक है, हाँ सीओ ही तो है, कोई बात नहीं। लेकिन जब कप्तान साहब आते हैं, कप्तान एसपी, ठीक है, तो एकदम पूरा थाना थर्रा सा जाता है। नीचे से लेकर ऊपर तक का उस थाने का हर एक कर्मचारी से अधिकारी सतर्क हो जाता है, ठीक है ना। और अगर किसी भी कर्मचारी के मतलब किसी भी कांस्टेबल के, हेड कांस्टेबल के, या किसी भी व्यक्ति के वर्दी पे अगर छोटा सा दाग फाग भी है ना, तो वो पूरी कोशिश करता है कि कप्तान साहब की उस पर निगाह ना पड़े, नहीं तो बड़ी डांट पड़ेगी। अगर थोड़ी बहुत दाढ़ी बड़ी हुई है, एक सफेद बाल भी अगर दाढ़ी का दिख रहा है, पेट तौंद आगे है, ठीक है, तो कप्तान साहब की डांट सुनने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद रजिस्टर चेक करते हैं, डायरी चेक करते हैं, ठीक है, एफआईआर चेक करते हैं, क्या आपने उन पर निर्णय लिया, क्या नहीं लिया, पूरी जवाबदेही उनको चाहिए। अगर कोई बड़ी घटना हो गई है, ठीक है, आपके क्षेत्र में, तो उस बड़ी घटना में आपके, ठीक है, क्या स्टेप्स थे, आपने क्या कदम, सारी चीजें, ठीक है, कुल मिलाकर, ठीक है। अधिनियम की परिधि मतलब अधिनियम किन किन क्षेत्रों में कहां कहां किस सीमा तक लागू होगा। राज्य सरकार विवरणियों मतलब टेबल्स का प्रारूप निश्चित कर सकेगी। पुलिस अधिकारी 2 प्रकार की नियमित और विशिष्ट डायरी रखेंगे। यह अभिवचन की कार्य वारंट के अधीन किया गया है। मतलब ये बताओ कि अगर पुलिस ने कोई काम किया है तो बेटा वारंट के अधीन किया है कि नहीं। आपने रॉलेट एक्ट देखा होगा, सुना होगा, रॉलेट एक्ट जो सिडनी रॉलेट के द्वारा लाया गया था। उसे बोलते थे बिना, उस एक्ट को बोलते थे बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून। क्यों बोलते थे उसको? क्योंकि उसमें कोई वारंट नहीं दिया जाता था, केवल संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ये जो आपकी धारा 43 है, ये पूछती है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया है या किसी के यहाँ पे छापा मारा है या फिर कोई भी अगर ऐसी कार्रवाई की है जिसमें किसी व्यक्ति को निरोध किया गया है डिटेंशन में, तो भैया वारंट के अधीन किया है या ऐसे ही अपने मन के मुताबिक किया है? चलिए इधर आइए। कार्यवाहियों के लिए परिसीमा मतलब, ठीक है, आप कार्यवाहियों में, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित, ठीक है, शास्तियों, शास्तियों का मतलब है कंडीशंस, ठीक है, शर्तें, दंड इत्यादि की वसूली, ठीक है। फिर 36 है अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी, है ना। फिर इसके बाद 35 है अधिकारिता के बारे में डिस्कस किया गया है। सड़कों पर कथित अपराधों के लिए दंड इत्यादि पुलिस अधिकारी ही दे देंगे। जिले के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के शक्तियों के बारे में बात किया गया है। साहब जिले के मजिस्ट्रेट के क्या क्या अधिकार हैं नियंत्रण के। फिर उसके बाद धारा 32 खा है, जिसमें धारा 32 का के अंतर्गत वर्णित निषेधों के उल्लंघन के लिए दंड। और 32 का में क्या है, अगर सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण में कोई अंदरूनी कोई बाहरी व्यक्ति अगर किसी भी तरह की कोई बाधा पहुंचाता है तो उसके लिए दंड 32 खा के अंतर्गत दिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मेरा प्रयास कैसा था आप मुझे बता देंगे, ठीक है। बाकी का ये विषय जितना आपके लिए नया है, ठीक है, हो सकता है उतना थोड़ा बहुत मेरे लिए उससे कम नया हो, थोड़ा बहुत कम नया हो, आपके लिए थोड़ा ज्यादा नया हो सकता है। ये 1861 पहले कभी मैंने अपनी तैयारी के दौरान पढ़ लिया होगा इसे। अब मुझे इसको, ठीक है, 6-7 घंटे लगातार पढ़ने का मौका मिला और मैंने जब प्रश्नों को देखा तो मुझे ये लगा बच्चों कि प्रश्न ज्यादा डिटेल से आने रहे, ज्यादा डीप प्रश्न पूछे नहीं जा रहे। लेकिन फिर भी बाकायदा आपको विकिपीडिया पे हिंदी में ये मिल जाएगा, गूगल पे हिंदी में पूरा पुलिस एक्ट 1861 डालेंगे, आपकी 47 के 47 धाराएं आपको मिल जाएंगी। आप एक एक धारा को अगर चाहें तो डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपके पास समय है। चलिए बाकी का, चलिए ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत कीमती समय अपना दिया, ठीक है। कैमरे की क्वालिटी को अच्छा करवा लेंगे, कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी खराब है ठीक है। चलो आप सब लोग सो जाओ आराम से अच्छे से, और बता देना आप लोग ऑफलाइन कमेंट में कि कैसी लगी क्लास आपको, कैसी नहीं, मेरा प्रयास कैसा था। बाकी का मैंने पूरी कोशिश तो यही की है ना कि मैं बहुत अच्छे से समझा सकूं, बहुत बढ़िया से समझा सकूं
और सच में मुझे नहीं पता कि लगभग कितना टाइम हो गया, हाँ 1.5 घंटा होने को आया, मुझे नहीं पता चला कब निकल गया ये समय आप लोगों के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हाँ, मैंने बताया आपको एक और बात आप सब लोगों से, ठीक है ना, एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो करंट अफेयर्स पे आप बहुत अच्छे से अपनी पकड़ रखना। करंट अफेयर्स पे पूरी 1 साल की करंट अफेयर को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेना। ठीक है, अगर जीएस में चाहते हो अच्छा स्कोर मिल जाए, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा विषय होता है खासकर नए विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जो ये सोचते हैं कि मेरी जीएस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो करंट अफेयर मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जीएस के हिस्से के रूप में आ ही जाते हैं, फिर बाद में हम उसे चाहे रूप किसी का भी दे दें कि भाई ये स्टैटिक से बन गया, इससे बन गया, उससे बन गया, लेकिन वो होता पार्ट करंट अफेयर्स का ही है। ठीक है, और करंट अफेयर्स के लिए मेरी, ठीक है, मैराथन है, ठीक है, 8 तारीख को है, सिविल सर्विसेज वाले चैनल पे है, RW सिविल सर्विसेज पे, आप देख के उसको रिवाइंड कर लेना, है ना। चलो, ये जानकारी मैंने दी जी। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ कहां पे मिलेगी? हमारे एप्लीकेशन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एप्लीकेशन मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू टू, ढेर सारा प्यार सभी को, ढेर सारा प्यार। चलिए सो जाओ। देखो कुछ मोटिवेशनल नहीं बोलना मुझे कुछ मोटिवेशनल नहीं बोलना, देखो कुछ भी मुझे ऐसा नहीं बोलना कि जिससे मैं तुम्हें आगे की राह बता पाऊं। अब बहुत समझदार हो, अब बहुत होशियार हो। अगर आपने ये निर्णय ले लिया कि आप वर्दी पहनेंगे, तो इसका मतलब है कि वर्दी पहनने का निर्णय लेने वाला हर व्यक्ति इस सक्षम नहीं हो पाता, हर व्यक्ति इतना काबिल नहीं होता मानसिक रूप से कि वो ये निर्णय ले पाए। और मेरे हिसाब से अगर आप ले पा रहे हो, अब बहुत समझदार हो। ठीक है, अब मैं मोटिवेशन वगैरह का ज्ञान आपको दूं तो मेरा ज्ञान वो निरर्थक है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने समझदार हो। बस हाँ, एग्जाम के लास्ट टाइम में मैं इतना बोलूंगा कि घबराना नहीं है यार, ठीक है ना, वेल प्लेड बॉयज जैसा कि पाकिस्तान की टीम बोलती है, हमें घबराना नहीं है सबसे पहले। नहीं, वो हंसी मजाक की बात है, लेकिन हाँ ये बात तो हकीकत है कि धैर्य बनाए रखो अच्छे से। ठीक है ना, मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि ये जीवन का अंतिम एग्जाम नहीं है, बिल्कुल भी, है ना, जीवन का अंतिम एग्जाम नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित या डिप्रेस्ड नहीं होना। थैंक यू, लव यू, आप बहुत अच्छा करोगे, मुझे आप सब पे बहुत भरोसा है।